पुराने जमाने की बात है, जब कस्बे छोटे छोटे होते थे और लोगों का जीना बैठना, खाना पीना सब कुछ सीधे जमीन और जंगल के सहारे चलता था। मिट्टी की पगडंडियां, बैलगाड़ियों की चरमराहट और दूर से आती लकड़ी के चिरने की थाप, यही उस दौर की पहचान थी। उसी कस्बे के किनारे एक सादा सा कच्चा मकान था, जिसके आंगन में नीम का पेड़ और उसके नीचे लकड़ियों का छोटा ढेर पड़ा रहता। यह मकान एक मेहनतकश लकड़हारे का था। उसका बदन मजबूत था, कंधे चौड़े, हाथों की नसें उभरी हुई, चेहरे पर धूप और धूल की एक स्थायी परत, जैसे वक्त ने अपनी छाप उस पर गहरी कर दी हो। उस लकड़हारे का एक ही सहारा था, उसका 9 बरस का बेटा। दुबला पतला, मगर आंखों में जिज्ञासा और होठों पर एक शरारती मुस्कान। हर सुबह वो अपने अब्बा के साथ जंगल जाता, लकड़ी काटने में मदद करता, गट्ठर बांधता और कभी कभी थक कर नीम की छांव में सुस्ताने लग जाता। बरसों से उनकी रोज की राह तय थी। गांव से पूरब की पगडंडी पकड़ते, नदी किनारे से गुजरते, फिर उन पेड़ों के झुरमुट में पहुंचते जिनकी लकड़ी बाजार में औसत दाम पर बिक जाती। यह रास्ता आसान था, जानवरों का डर नहीं, और हर मोड़ पहचाना हुआ। मगर उस दिन सुबह की ठंडी हवा में बेटे ने धीरे से कहा, अब्बा, क्यों ना आज उस गहरे रास्ते से चलें जो पहाड़ी के पार जाता है। कहते हैं वहां की लकड़ी मोटी होती है और बाजार में अच्छी बिकती है। लकड़हारा ठिठका। वह रास्ता गांवों में मशहूर था, मगर डर के लिए, लालच के लिए नहीं। लोग कहते थे वहां के पेड़ इतने घने हैं कि धूप भी जमीन पर पूरी नहीं उतरती। जमीन पथरीली और ढलानदार है और कभी कभी वहां जंगली जानवर भी दिख जाते हैं। लकड़हारे ने बेटे की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि खोज की एक चमक थी। मन ही मन उसने सोचा, शायद एक दिन बेटे को नए रास्ते अपनाने की आदत डालनी होगी। मगर आज आखिरकार उसने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है, मगर संभल कर चलना। उस तरफ के जंगल में साए लंबे होते हैं और आवाजें गहरी। दोनों ने अपनी घिसी हुई कुल्हाड़ियां उठाई, एक पुराना रस्सी का टुकड़ा गट्ठर बांधने के लिए साथ लिया और खाने के लिए सूखी रोटियां कपड़े में बांधकर थैले में डाल ली। दरवाजे पर ताला लगाया और नीम की छांव छोड़ उस अनजानी पगडंडी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में नमी बढ़ती गई। पत्तों के बीच से छन कर आती धूप टुकड़ों में जमीन पर गिरती और कहीं कहीं तो पेड़ों की डालें इतनी उलझी हुई थीं कि नीचे हल्का अंधेरा सा छाया रहता। पगडंडी के दोनों ओर झाड़ियों में अजनबी परिंदे फुदक रहे थे, जिनकी आवाज गांव के हिस्से में कभी सुनाई नहीं देती थी। बेटे के कदम तेज थे, लेकिन आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। कभी जमीन पर बिखरे जंगली फूल, कभी किसी पेड़ की टेढ़ी डाल, कभी हवा में लटकता कोई मकड़ी का जाल। लकड़हारे के मन में हल्की चिंता थी, मगर साथ ही एक अजीब सुकून भी कि बेटा अब जंगल को सिर्फ कमाई की जगह नहीं, बल्कि एक रहस्यमय किताब की तरह देख रहा है। और यूं उस सुबह उठाया गया यह छोटा सा फैसला रास्ता बदलने का उनकी जिंदगी के आने वाले कई मोड़ों की नींव रख गया। गहरे जंगल की यह पगडंडी मानो किसी पुरानी दास्तान के पन्नों में दबा हुआ रास्ता थी। यहाँ की मिट्टी गहरी, हवा में काई और गीली लकड़ी की मिली जुली खुशबू, और चारों ओर ऊंचे ऊंचे दरख्त जिनकी जड़ें जमीन को अपनी मुट्ठी में भींचे खड़ी थीं। कहीं कहीं पेड़ों की छाल पर पुराने जख्म जैसे निशान थे, जैसे कभी यहाँ कुल्हाड़ियों की खनक गूंजी हो, मगर अब बरसों से खामोशी छाई हो। लकड़हारा और उसका बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुल्हाड़ी का वजन कंधे पर और अनजान जंगल का बोझ दिल में, दोनों का एहसास बराबर था। बेटे के नन्हे पैर कभी फिसलते, कभी कंकड़ों पर टिकते, मगर उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। आंखों में खोज की चमक अब भी ताजा थी। अचानक एक बड़े चीड़ के पेड़ की जड़ के पास आधा मिट्टी में दबा हुआ कुछ चमकदार सा दिखाई दिया। बेटे ने उंगली से इशारा किया, अब्बा वो देखो। लकड़हारा झुककर मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही पल में सामने आया एक पुराना मगर नक्काशीदार लकड़ी का औजार, जैसे किसी पुराने कारीगर का छोड़ा हुआ खजाना। वह कुल्हाड़ी का हत्था भी हो सकता था, या फिर बढ़ई के किसी बड़े औजार का हिस्सा। लकड़ी पर बारीक नक्काशी थी, बेलबूटे, पत्ते और बीच में एक गोल निशान जो अजीब तरह से चमक रहा था, मानो धूप उसके लिए किसी खास इरादे से उतर रही हो। लकड़हारा मुस्कुराया। पुराना है पर मजबूत, शायद किसी शिकारी या कारीगर का होगा जो बरसों पहले यहीं कहीं गुजरा होगा। मगर बेटे की नजरें उस पर टिकी रहीं। उसने धीरे से कहा, अब्बा यह साधारण नहीं है, इसे देखो कितना अलग है, जैसे किसी ने इसे सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि पहचान के लिए बनाया हो।
लकड़हारे ने उसे हाथ में तौल कर देखा। सचमुच लकड़ी हल्की भी थी और मजबूत भी। पकड़ में आते ही कुल्हाड़ी का वजन बदल गया, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। मगर उसने बेटे की बात को हंसी में उड़ा दिया। औजार औजार ही होता है बेटा, असली ताकत हाथ की मेहनत में है, लकड़ी के टुकड़े में नहीं। फिर भी जाने क्यों उसने उस हत्थे को अपने थैले में रख लिया और दोनों आगे बढ़ गए, यह जाने बिना कि जंगल का यह छोटा सा तोहफा उनकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ लिखने वाला है। जंगल का रास्ता अब और गहरा हो चला था। पेड़ों की शाखें ऊपर से ऐसे जुड़ गई थीं कि धूप छोटे छोटे टुकड़ों में ही जमीन पर उतर रही थी। हवा में अब एक अलग तरह की खामोशी थी, न चिड़ियों का चहकना, न पत्तों का हल्का सा भी सरकना, जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर किसी आने वाली घटना का इंतजार कर रहा हो। लकड़हारा अपने बेटे के साथ एक पुराने शीशम के पेड़ के पास लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी की ठक ठक गूंज अब इस सुनसान माहौल में और गहरी सुनाई देती थी। बेटा पास ही गिरी हुई डालियां इकट्ठा कर रहा था कि अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, न तो इंसान की, न पूरी तरह जानवर की, बल्कि दर्द और थकावट से भरी हुई कराह। उसने घबराकर आवाज दी, अब्बा, आप सुन रहे हैं? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी रोकी, कान लगाकर सुना और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कोई जख्मी जानवर है। आवाज झाड़ियों के उस पार से आ रही थी। दोनों ने सावधानी से कदम बढ़ाए ताकि पैरों के नीचे पत्ते भी ज्यादा न चरमराए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, आवाज साफ होती गई। हर कराह में बेचैनी और दर्द की मिलावट थी। झाड़ियों को हटाते ही सामने का मंजर दोनों को ठिठका गया। एक बड़ा भूरा रीछ, भारी भरकम जिस्म, मोटी फर वाली खाल, मगर हालत निहायत खराब। उसका अगला पंजा एक लोहे के शिकारी फंदे में बुरी तरह फंसा हुआ था। पंजे से खून रिस रहा था और जमीन पर छोटे छोटे लाल धब्बे बन गए थे। उसकी आंखों में डर भी था और थकावट भी, जैसे वह समझ नहीं पा रहा हो कि इंसान उसकी मुक्ति बनेंगे या मौत का सबब। बेटे का चेहरा पीला पड़ गया। अब्बा, ये तो हमें खा भी सकता है। लकड़हारे ने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन तेज थी, मगर रीछ की आंखों में उसने कुछ और देखा। कोई जंगली शिकारी पर नहीं, बल्कि मदद की पुकार। बेटा, उसने धीमे से कहा, जानवर भी दर्द में इंसान जैसा ही होता है। अगर डर छोड़ दें, मांगते हैं। रीछ ने उन्हें आते देख गुर्राने की कोशिश की, मगर दर्द ने उसकी आवाज को कमजोर कर दिया। लकड़हारे ने बेटे को पीछे रहने का इशारा किया और एक पल को खड़ा रहकर सोचने लगा, क्या यह हमारी बेवकूफी होगी या नेक काम? उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस रीछ से हुई यह पहली मुलाकात उनकी जिंदगी के सबसे खास और अनोखे रिश्तों की शुरुआत बनने वाली है। लकड़हारा वहीं खड़ा रहा। एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, मानो ऊपर वाला भी उसका इरादा परख रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और खाली हाथ रीछ के करीब जाने लगा। बेटे ने घबराकर उसका बांह पकड़ लिया। अब्बा, मत जाइए, ये हमें नोच देगा। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, जब किसी के जख्म का दर्द उसके डर से बड़ा हो जाता है तो वो हमला नहीं करता, बस बचाव चाहता है। वो सावधानी से झाड़ियों हटाता हुआ रीछ तक पहुंचा। लोहे का फंदा मोटा और जंग लगा था। उसके दांत पंजे में बुरी तरह धंसे हुए थे। हर हलचल पर रीछ हल्का सा कराह उठता। उसकी सांसें तेज और भारी थीं, जैसे हर सांस उसके लिए एक जंग हो। लकड़हारे ने बेटे को आवाज दी, थैला खोल, उसमें पानी की छोटी मशक है। बेटा कांपते हाथों से मशक लेकर आया। लकड़हारे ने थोड़ा पानी अपनी हथेली में भरकर रीछ के मुंह के पास किया। पहले तो रीछ ने सिर पीछे खींचा, फिर धीरे धीरे सावधानी से उसकी हथेली से पानी पीने लगा। उस पल बेटे की आंखों में डर की जगह हैरत आ गई। वो जंगली दैत्य जैसा रीछ इंसानी हाथ से पानी पी रहा था। अब असली काम शुरू हुआ। लकड़हारे ने अपनी लोहे की कील निकालकर फंदे के जाम हिस्से में खोसी और धीरे धीरे दांत ढीले करने लगा। रीछ बीच बीच में गुर्राता, लेकिन लकड़हारे की निगाहें उसकी आंखों में टिकी थीं। एक भरोसे का अदृश्य धागा खिंच रहा था। कुछ देर की मेहनत के बाद फंदा खुल गया। रीछ ने पंजा झटका, मगर फिर वहीं बैठा रहा। लकड़हारे ने उसके घाव पर अपने कपड़े का टुकड़ा बांधा ताकि खून रुक सके। बेटा चुपचाप पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार जंगली जानवर के लिए हमदर्दी जागी। फिर लकड़हारे ने धीरे से कहा, जा, अब तू आजाद है। रीछ ने उनकी ओर एक लंबी नजर डाली, जिसमें न डर था न गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी पहचान और शुक्रिया छुपा था, और फिर भारी कदमों से झाड़ियों में गुम हो गया। कोई इनाम नहीं मिला, न कोई गवाह था इस नेकी का, मगर बाप बेटे दोनों के दिल में भी एक अजीब सुकून उतर आया।
जैसे किसी ने उनके नेक इरादे पर अपनी मुहर लगा दी हो। रीछ की मदद किए कई दिन बीत गए। बाप बेटे की रोजमर्रा की जिंदगी फिर अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आई थी, मगर उस दिन का मंजर दोनों के दिल में अब भी ताजा था। कभी बेटा जंगल में चलते चलते कह देता, अब्बा वो रीछ अब ठीक हो गया होगा ना। लकड़हारा मुस्कुरा देता, अल्लाह ने चाहा तो ठीक ही होगा, जंगल अपना इलाज खुद कर लेता है। उस सुबह मौसम में एक अजीब सी खामोशी थी। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर धुंधल के जैसे बादल थे। बाप बेटा गहरे जंगल में लकड़ी काटने पहुंचे। पेड़ की छाल पर कुल्हाड़ी की थाप गूंज रही थी कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। बेटा ठिठक गया, अब्बा ये हवा की आवाज नहीं है। लकड़हारे ने कान लगाए, सचमुच यह हवा नहीं थी। कुछ भारी जिस्म पत्तों के बीच से दबे पांव बढ़ रहा था। अगले ही पल 3 बड़े बड़े भेड़िए झाड़ियों से निकलकर सामने आ गए। उनकी पीली आंखें चमक रही थीं और दांत खुले हुए जैसे किसी शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हों। बेटे के हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर पड़ा। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली, मगर जानता था कि 3 भेड़ियों से एक साथ टकराना आसान नहीं। भेड़िए गोलाई में घेरने लगे। उनकी हल्की गुर्राहट पूरे जंगल में गूंज रही थी और तभी पीछे से एक भारी गरजती हुई दहाड़ आई। वह इतनी गहरी थी कि पत्ते कांप उठे और हवा का रुख बदल गया। झाड़ियों के बीच से वही भूरा रीछ निकल आया जो कुछ दिन पहले जख्मी हालत में मिला था, मगर अब उसकी चाल में ताकत थी, आंखों में चमक थी। उसने सीधा भेड़ियों की तरफ दौड़ लगाई। जमीन पर पंजा मारा कि मिट्टी और पत्ते उड़ गए। भेड़िए अचानक रुक गए। उनकी गुर्राहट कांप में बदल गई। एक ने पीछे हटना शुरू किया, दूसरा साइड से भाग निकला और तीसरा भी पूंछ दबाकर झाड़ियों में गुम हो गया। रीछ ने एक पल बाप बेटे की ओर देखा, वही गहरी नजर जिसमें पहचान और एहसान का इशारा था, फिर बिना कोई आवाज किए वापस जंगल की गहराई में चला गया। बेटा अब भी सांसें तेजी से ले रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अब्बा उसने हमारी जान बचा ली। लकड़हारे ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती बेटा, ये जंगल भी एहसान पहचानता है। उस दिन के बाद जंगल का डर जैसे उनके दिल से उतर गया था। भेड़ियों वाली घटना के बाद बाप बेटे के मन में एक अजीब सा भरोसा आ गया था। जंगल जो कभी उनके लिए सिर्फ रोजी कमाने की जगह था, अब उन्हें एक जीवित सांस लेती दुनिया की तरह महसूस होने लगा, जिसमें पेड़, झाड़ियां और जानवर सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथी थे। लकड़हारा अक्सर सोचता, उस रीछ ने हमें क्यों बचाया? क्या उसने सचमुच हमारा एहसान याद रखा या यह बस इत्तेफाक था? मगर बेटे के लिए यह सवाल नहीं था, बल्कि यकीन था। अब्बा वो हमें पहचानता है, अगर हम फिर मिले तो हमें कुछ नहीं कहेगा। उस दिन दोनों ने तय किया कि अब वो जंगल के और भीतर जाएंगे, वहां जहां कभी जाने की हिम्मत उन्होंने नहीं की थी। पहले वो हमेशा पेड़ों की ऐसी कतारों तक रुकते थे जहां से गांव की तरफ का रास्ता नजर आता रहे, मगर आज उन्होंने उस सीमा को पार किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों का आकार बदलने लगा। तनों का व्यास इतना चौड़ा कि 3 आदमी मिलकर भी उसे पूरी तरह घेर ना पाते। जमीन पर गिरा हर पत्ता इतना बड़ा था कि उसमें आसानी से 2-3 लकड़ियां लपेटी जा सकती थीं। ऊपर से घनी डालियां धूप को छनकर आने देती, जिससे जमीन पर हर वक्त हल्की सी ठंडक बनी रहती। हवा में एक गहरी पुरानी खुशबू थी, जैसे सदियों से भीगे हुए लकड़ी के तनों और जंगली फूलों की मिलावट हो। कहीं कहीं जड़ों के बीच छोटी छोटी पानी की धाराएं बह रही थीं, जिनका पानी इतना साफ कि नीचे की चिकनी कंकड़ियां गिन ली जाएं। बेटा हर चीज को गौर से देख रहा था। एक पेड़ की टेढ़ी शाख जो किसी हाथी की सूंड जैसी लग रही थी, एक पुराना चीड़ का ठूंठ जिस पर काई की मोटी परत थी, और दूर से आती एक खोखली सी दस्तक की आवाज जो शायद किसी कटफोड़वे की थी। लकड़हारे ने देखा कि यहाँ की लकड़ी बिल्कुल अलग थी। ताजा कटने पर उसकी गंध तेज और तना इतना मजबूत कि उसमें कुल्हाड़ी के घाव भी साफ सुथरे लगते। उसने एक गिरी हुई डाल पर कुल्हाड़ी मारी और देखा कि लकड़ी का रंग भीतर से हल्का सुनहरा है। ये तो महंगी बिकेगी, उसने बुदबुदाकर कहा। बेटे की आंखें चमक उठी। अब्बा अगर हम यहाँ की लकड़ी रोज लाएं तो? लकड़हारे ने गहरी सांस ली। रोज तो नहीं बेटा, पर हाँ अब हमें डर नहीं। उस रीछ के बाद मुझे लगता है ये जंगल हमें अपना मान चुका है। उन्होंने उस दिन भरपूर लकड़ी काटी, मोटे मोटे टुकड़े जो गांव में आसानी से 3 गुना दाम पर बिक सकते थे। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि दूर कहीं झाड़ियों में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बेटे ने धीरे से कहा, अब्बा शायद वो यहीं कहीं है। लकड़हारे ने बिना पीछे देखे मुस्कुरा दिया।
होगा, और अगर है तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। शाम को जब वे गट्ठर बांधकर गांव लौट रहे थे, आसमान में लालिमा घुल चुकी थी। पीछे मुड़कर देखने पर जंगल के साए और गहरे हो रहे थे, मगर अब वो साए उन्हें डराने के बजाय जैसे अपने में समेटने को तैयार थे। उस दिन से गहरे जंगल का रास्ता उनकी रोज की मेहनत का हिस्सा बन गया, और हर बार वहां पहुंचने पर उनके मन में यह एहसास और पक्का होता गया कि कुछ रिश्ते इंसान के हाथ से नहीं बल्कि उसकी नीयत से बनते हैं। गहरे जंगल की लकड़ी ने बाप बेटे की जिंदगी में जैसे एक नई हवा भर दी थी। अब गट्ठर उठाकर गांव आना उन्हें पहले जितना भारी और थकाऊ नहीं लगता था, क्योंकि पता था कि इस लकड़ी का दाम दोगुना तिगुना मिलेगा। मगर लकड़हारे के दिल में अब भी एक बात चुभती थी, लकड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे बेचने पर कमाई बस उतनी ही रहती थी जितनी तौल और वजन के हिसाब से तय हो। एक दिन जब वे शाम को गट्ठर उतारकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खा रहे थे, बेटा चुपचाप लकड़ी के एक टुकड़े पर चाकू से कुछ उकेरने लगा। लकड़हारे ने गौर किया तो देखा कि उस छोटे से टुकड़े पर उसने एक पंछी की आकृति बना दी थी, साधारण मगर साफ, सीधी रेखाओं और बारीक घुमाव के साथ। लकड़हारे ने हंसकर कहा, क्या करेगा इन नक्काशियों का? लकड़ी तो जलने या बिकने के लिए है बेटा। बेटा मुस्कुराया, अब्बा अगर हम लकड़ी को सिर्फ जलाने के बजाय पैकी उससे कुछ बनाने लगें, खिलौने, चम्मच, कटोरे, तो लोग ज्यादा दाम देंगे। गांव में ऐसे सामान की कमी है। लकड़हारा पहले तो चुप हो गया। उसने जिंदगी भर लकड़ी को बस गट्ठर के रूप में ही बेचा था। काटना, बांधना, तौलना, यही उसका काम था। लेकिन बेटे की बात उसके दिल में उतर गई। ये काम आसान नहीं बेटा, समय भी लगेगा, हुनर भी चाहिए। बेटा झट से बोला, हुनर तो हम सीख सकते हैं, आप काटो, मैं बनाऊंगा। पहले थोड़े से सामान बनाएंगे, फिर देखेंगे लोग पसंद करते हैं या नहीं। अगले दिन उन्होंने गहरे जंगल से न सिर्फ मोटी लकड़ी काटी, बल्कि ऐसे टुकड़े भी चुने जो आकार में छोटे और चिकने हों, ताकि उन पर काम करना आसान हो। शाम को घर लौटकर लकड़हारे ने अपनी पुरानी छेनी, हथौड़ी और रंदा निकाले। औजार जो उसने कभी अपने बाप से पाए थे, लेकिन सालों से कोने में पड़े थे। दिन ढलते ही नीम के नीचे उनका छोटा सा कारखाना शुरू हो गया। लकड़हारा बड़े टुकड़ों को काट कर आकार देता और बेटा उन पर नक्काशी करता, किनारे चिकने करता और कभी कभी रंग भी भर देता। उनके हाथों में लकड़ी का कच्चा टुकड़ा धीरे धीरे एक खिलौने की शक्ल लेने लगता, घोड़ा, कबूतर या फिर छोटी कटोरी। गांव के कुछ बच्चे वहां रुककर देखने लगे। उनमें से एक ने खिलौना उठाकर कहा, अम्मी को यह पसंद आएगा। लकड़हारे ने बेटे की तरफ और देखा, उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई नया खजाना खोज लिया हो। ठीक है, उसने कहा, हम ये कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये लकड़ी हमें सिर्फ जलाने का नहीं, कमाने का भी नया तरीका देगी। और इस तरह नीम के पेड़ के नीचे एक नई कहानी शुरू हुई, जिसमें कुल्हाड़ी के साथ अब छेनी और हथौड़ी की आवाज भी शामिल हो गई। नीम के पेड़ के नीचे शुरू हुआ उनका छोटा सा कारखाना अब रोज शाम को सजीव हो उठता था। दिन भर जंगल में लकड़ी काटना, गहरे हिस्सों से मोटे मोटे टुकड़े लाना और फिर शाम ढलते तक उन पर बैठकर काम करना, यही उनकी नई दिनचर्या बन गई थी। लकड़हारा कुल्हाड़ी और आरी से टुकड़े तैयार करता, किनारों को सीधा करता, जबकि बेटा अपनी छोटी छेनी से आकृतियां उकेरता, पंछी, घोड़े, नावें और कभी कभी छोटे कटोरे व चम्मच। वह लकड़ी पर हाथ फेर कर देखता कि कहीं छिलके का कोई टुकड़ा उभरा न रह जाए, ताकि जो भी उसे हाथ में ले उसे चिकनाई और मजबूती का एहसास हो। कुछ ही हफ्तों में उनके पास लगभग दर्जन भर खिलौने, आधा दर्जन कटोरियां और कुछ लकड़ी के चम्मच जमा हो गए। बेटा बड़े गर्व से उन्हें कपड़े में लपेटकर अगले शुक्रवार के हाट में बेचने ले जाने की तैयारी करने लगा। हाट का दिन आया। गांव और आसपास के बस्तियों के लोग खुले मैदान में जुटे थे। रंग बिरंगे कपड़ों, मसालों, अनाज और लोहे के औजारों की दुकानों के बीच उन्होंने एक कोने में चटाई बिछाई और अपने लकड़ी के सामान को सजा दिया। बेटा राहगीरों की ओर उम्मीद से देखता, कोई ठहरेगा, कोई उठाकर देखेगा और शायद खरीदेगा भी। कुछ लोग आए, सामान हाथ में लिया, पलटा पलटी की, फिर सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, अरे लकड़हारा कारीगर बन गया, लकड़ी बेचो, ये खिलौनों का काम छोड़ दो। एक और औरत ने कटोरी उठाकर तौलते हुए कहा, ये तो महंगी है, बाजार में इससे बड़ी सस्ती मिल जाती है। पूरा दिन बीत गया और शाम तक सिर्फ 2 चम्मच बिके, वो भी कम दाम पर। बेटा थका हुआ चुपचाप सामान समेटने लगा। आंखों में नमी थी, मगर वो उसे निगल गया।
घर लौटते वक्त रास्ते भर उसने कुछ नहीं कहा। नीम के नीचे गट्ठर उतारते हुए लकड़हारे ने धीरे से कहा, बेटा, मेहनत का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। बाजार में लोग नई चीज को अपनाने में वक्त लगाते हैं। बेटे ने धीरे से पूछा, तो अब्बा, क्या हम ये काम छोड़ देंगे? लकड़हारे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, हम सिर्फ एक कोशिश से हारने वाले नहीं। अगले हफ्ते हम अपने डिजाइन बदलेंगे, चीजें ऐसी बनाएंगे जो किसी और के पास न हो, और अगर अल्लाह ने चाहा तो लोग खुद आकर पूछेंगे। उस रात दोनों देर तक नीम के नीचे बैठे रहे, पुराने औजारों को संभालते और नए डिजाइन की बातें करते हुए, जैसे किसी टूटी हुई नाव के बाद वो फिर से नया पतवार गढ़ रहे हों। अगले कुछ दिनों तक नीम के पेड़ के नीचे का माहौल पहले से भी ज्यादा जीवंत हो गया। लकड़हारा और बेटा अब सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि हर टुकड़े में सोच और जुगत भी लगा रहे थे। लकड़ी का आकार, वजन, चमक, सब पर चर्चा होती। बेटा कभी कहता, अब्बा, इस घोड़े की अयाल को जरा उभरा हुआ बनाते हैं ताकि असली लगे। तो लकड़हारा जवाब देता, ठीक है, मगर यहां से थोड़ी पतली कर देना ताकि बच्चों के हाथ में भारी ना लगे। दिन में जंगल से लौटते समय वो अब सिर्फ लकड़ी काट कर नहीं लाते थे, बल्कि ऐसी डालियां भी चुनते जिनमें पहले से कोई प्राकृतिक मोड़ या सुंदर गांठ हो, जिससे सामान को एक अलग पहचान दी जा सके। एक शाम जब वे ऐसे ही काम में मशगूल थे, गांव के स्कूल का मास्टर साहब वहां आ निकले। सफेद कुर्ता पाजामा, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में पुराना रजिस्टर। उन्होंने चटाई पर सजे कटोरों और पट्टियों को गौर से देखा, फिर बेटे से पूछा, ये तुमने बनाए हैं? बेटे ने झिझकते हुए कहा, जी, मैं और अब्बा मिलकर बनाते हैं। मास्टर साहब ने एक लकड़ी की पट्टी हाथ में ली। उसकी सतह चिकनी थी, किनारे गोलाई में घिसे हुए और बीच में हल्का सा डिजाइन। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए लिखने की पट्टियां और पढ़ने के लिए छोटी छोटी तख्तियां चाहिए। बाजार से लाते हैं तो जल्दी टूट जाती हैं। अगर तुम लोग बना दो तो? लकड़हारा सीधा बैठ गया, बिल्कुल बनाएंगे मास्टर जी, जितनी मजबूत चाहें उतनी बना देंगे। मास्टर साहब ने रजिस्टर खोला और लिखा, पहले 20 तख्तियां और 10 पट्टियां बनाओ, अगले महीने जरूरत हो तो और मंगवा लेंगे। बेटे की आंखों में चमक भर आई। ये कोई बड़ी कमाई वाला सौदा नहीं था, मगर यह पहला मौका था जब किसी ने खुद आकर उनका काम मांगा था। उस रात दोनों देर तक बैठे रहे, लकड़ी के टुकड़े नापते, किनारों को चिन्हित करते और डिजाइन तय करते। लकड़हारे ने बेटे से कहा, देख बेटा, ये सिर्फ सामान का ऑर्डर नहीं है, ये भरोसे का ऑर्डर है। अगले 10 दिन तक उन्होंने दिन रात मिलकर काम किया। लकड़ी को पहले धूप में सुखाया, फिर रंदे से घिसा, छेनी से किनारे ठीक किए और आखिर में हल्की पॉलिश लगाई ताकि बच्चे आसानी से लिख पढ़ सकें। हर तख्ती पर लकड़हारे ने नीचे की ओर एक छोटा सा निशान बनाया, उनके गांव का नाम, ताकि देखने वाला पहचान सके। जब मास्टर साहब तख्तियां लेने आए, उन्होंने एक एक को हाथ में तौला, सतह पर हाथ फेरा और सिर हिलाकर कहा, मजबूत हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक। उन्होंने तयशुदा पैसे दिए और जाते जाते कहा, अगले महीने फिर आऊंगा। बेटे ने पैसों की गड्डी हाथ में ली और उसकी पकड़ में जैसे आत्मविश्वास का वजन आ गया। लकड़हारे ने उसकी पीठ थपथपाई। देखा बेटा, मेहनत का असर आना शुरू हो गया, धीरे धीरे ही सही, मगर हम सही रास्ते पर हैं। उस दिन शाम को नीम के नीचे बैठकर उन्होंने पहली बार बिना चिंता के रोटियां खाईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में ये एहसास कि छोटा कदम भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जाता है। गांव के स्कूल का ऑर्डर पूरा होने के बाद बाप बेटे की रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। अब वो सिर्फ लकड़ी काटने वाले नहीं, बल्कि कारीगर भी कहलाने लगे थे। मास्टर साहब का दिया छोटा सा काम जैसे उनके हुनर का पहला इम्तिहान था, जिसे उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से पास किया। एक शाम जब वे नीम के पेड़ के नीचे अगले हफ्ते के लिए नए सामान का काम शुरू करने वाले थे, गांव के चौधरी साहब आ पहुंचे। साथ में 2-3 आदमी और थे। चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लकड़हारे, इस महीने कस्बे में सालाना मेला लग रहा है। वहां दूर दूर से लोग आते हैं, व्यापारी, कारीगर और तमाशे दिखाने वाले भी। तुम्हें भी अपना सामान लेकर वहां चलना चाहिए। लकड़हारा पहले तो हिचकिचाया। कस्बे के मेले में दुकान लगाना आसान काम नहीं था। वहां अच्छे कारीगरों का मुकाबला करना पड़ता था और भीड़ में अलग पहचान बनाना बड़ी बात होती थी। मगर बेटे के चेहरे पर सुनते ही उत्साह आ गया। अब्बा, हमें जरूर जाना चाहिए, वहां हमारे सामान को गांव से बाहर के लोग भी देखेंगे। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने तय किया कि मेले के लिए सामान्य कटोरों और खिलौनों के अलावा कुछ खास चीजें भी बनाई जाएंगी, जैसे लकड़ी की नक्काशी वाले डिब्बे, सजावटी चम्मच और दीवार पर टांगने के लिए छोटी छोटी नक्काशीदार तख्तियां
जिन पर कुरानी आयतें या फूल पत्तियों के डिजाइन हों। दिन में जंगल से लकड़ी काटना, शाम को औजारों से आकार देना और रात में लालटेन की रोशनी में बारीक नक्काशी, ये सिलसिला 15 दिनों तक चला। कभी कभी बेटा थक कर औजार गिरा देता तो लकड़हारा कहता, बेटा थकान मिट जाती है मगर मेहनत का असर हमेशा रहता है। मेला लगने का दिन आया। कस्बे की चौड़ी सड़कें सज चुकी थीं, रंग बिरंगे झंडे, मिठाई की खुशबू, ढोल नगाड़ों की थाप और हर तरफ चहल पहल। बाप बेटे ने एक कोने में अपनी चटाई बिछाई, सामान सजा दिया और ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड रखा जिस पर लिखा था, गांव के कारीगर हाथ का काम, दिल से। शुरू में कुछ लोग आए, देखे और आगे बढ़ गए। लकड़हारे के दिल में वही पुराना डर लौटने लगा जैसे हाट के पहले दिन महसूस हुआ था। मगर इस बार बेटा हार मानने को तैयार नहीं था। वह हर आने वाले से मुस्कुराकर बातें करता, सामान के बारे में बताता और दिखाता कि कैसे लकड़ी को चिकना करके बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। दोपहर होते होते एक सज्जन वहां ठहरे, कस्बे के व्यापारी जो दूर दराज के गांवों में सामान बेचते थे। उन्होंने नक्काशीदार डिब्बा उठाया, हाथ में तौला, फिर कटोरों और खिलौनों को गौर से देखा। ये काम कहाँ होता है, उन्होंने पूछा। लकड़हारे ने सीधी बात कही, साहब ये हमारा ही हाथ का काम है। लकड़ी हम खुद जंगल से लाते हैं,